Hello everyone. I welcome you all in this session of Hindu Marriage Act 1955, and today we will discuss section 12 of it. Section 12 tells about voidable marriages. Till now, in last session I discussed with you section 11, and that was about void marriage. Void marriage means no marriage at all, or you can say null marriage, completely a marriage which is not uh, right from starting. That is a void marriage. And now in this session, I'm discussing only some parts, or you can say some types, where we can say these may be the conditions जहाँ पर एक marriage voidable हो सकती है, and next we will do in next session. So this is your part 1. Don't get confused. वॉइडेबल मैरिज के बारे में अब जानते हैं. तो स्टूडेंट्स देखिए, वॉइड एज यू नो दैट वाज कंप्लीटली अ बिग नो टू अ मैरिज. बट वॉइडेबल मैरिज ऐसी मैरिजेस होती हैं जो कि अगर आपने उसमें कोई डाउट नहीं उठाया, कोई पार्टी क्वेश्चन नहीं उठाती है, कोई पार्टी उसको अगर तोड़ना नहीं चाहती है, तो जब तक आप उसको नहीं तोड़ना चाहते एंड यू आर हैप्पीली लिविंग विद ईच अदर, देन दैट मैरिज विल गो ऑन नॉर्मल. लाइक जैसे एक नॉर्मल मैरिज होती है वैसे ही वो चलती रहेगी. बट वंस यू रेज दैट क्वेश्चन, you want to go to the court, you want to end up your marriage, and there is the reason, और ये reasons के basis पे, that reasons we will discuss in this session and later on next session. तो उन reasons के basis पे कुछ ऐसे reasons दिए गए हैं, I think 4 to 5 reasons हैं जो section 12 कहता है. इन basis पर आप marriage को, कोई भी party, either husband और wife, उस marriage को तोड़ सकती हैं अगर वो reasons valid हुए हैं तो. If they are true, then court will end your marriage. और वो आपकी मैरिज फिर स्टार्टिंग से ही नाकाम मैरिज मानी जाएगी, मीन्स वो मैरिज नहीं थी. बट वंस अगर आप वो रीजंस होते हुए भी स्टिल आप नहीं उसको तोड़ना चाह रहे हो मैरिज को, और आप मैरिज में ही रहना चाह रहे हो, यू आर लिविंग हैप्पीली, देन दैट मैरिज विल कंटिन्यू एज इट इज गोइंग ऑन. ऑल राइट, सो स्टार्टिंग विद द वॉइडेबल मैरिज क्या होती हैं और ऐसे कौन से रीजंस हैं जिसमें पार्टी के पास एक यू कैन से ऑप्शन है कि वो इस मैरिज को तोड़ सकते हैं. तो वो हम स्टार्ट करते हैं. उससे पहले दीज आर द वेज स्टूडेंट्स यू कैन गेट थ्रू अस, यू कैन गेट टू अस इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरीज. आपको नोट्स चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं. Coming to the voidable marriage, you have to listen it carefully and maintain your own notes. एक voidable marriage क्या होती है? एक voidable marriage को अगर हम देखें तो वो एक perfectly valid marriage होती है. जब तक कि कोई भी पार्टी उसमें नेक्स्ट स्टेप नहीं ले रही है उसको तोड़ने का, तो वो एक वैलिड मैरिज है इन द आइज ऑफ सोसाइटी, इन द आइज ऑफ द लॉ, सो लॉन्ग एज इट इज नॉट अवॉइडेड. अगर आप उसको तोड़ना नहीं चाह रहे हो तभी इसका नाम वॉइडेबल है, मीन्स इट्स डिपेंड ऑन द डिसीजन ऑफ द पार्टी. एंड अवॉइडेबल मैरिज जो होती है वो आप तोड़ भी सकते हो, उसको ख़त्म कर सकते हो ओनली ऑन द पिटिशन ऑफ वन ऑफ द पार्टीज. जब तक कि उनमें से ही कोई पार्टी, स्पाउस कोई भी हो सकता है, हस्बैंड और वाइफ हो, उसको आगे आना पड़ेगा उस मैरिज को तोड़ने के लिए. थर्ड पार्टी कोई इसमें कोई रोल नहीं प्ले करेगी. ये नहीं है कि गर्ल के फादर चाह रहे हैं ये शादी ना रहे, या उधर बॉय की मदर चाह रही है ये शादी ना रहे. नो, डिसीजन विल बी टेकन सोलिली बाय द पार्टीज ओनली. इफ वन ऑफ द पार्टीज डाइज बिफोर मैरिज, सपोज करिए कि हस्बैंड एंड वाइफ है, हम इस पिक्चर का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो ये हस्बैंड एंड वाइफ हैं और इनमें से अगर कोई इस शादी को तोड़ना चाह रहा था और वो डिसीजन लेने से पहले ही उस पर्सन की, सपोज वाइफ थी, उसकी डेथ हो जाती है, तो अब तो देखिए वो डिसीजन चाहे वो सोच रही थी बट उन्होंने नहीं लिया, देन दैट विल नॉट अफेक्ट देयर एग्जिस्टेंस ऑफ मैरिज. उनकी मैरिज वो एन्यूल नहीं होगी, ख़त्म नहीं होगी, एंड नोबडी कैन, थर्ड पर्सन अब उनकी मैरिज को चैलेंज करेगा. अब नहीं कोई कह सकता, सपोज लड़की के घर वाले कहें कि हमारी लड़की तो शादी को तोड़ना ही चाह रही थी, अब वो इस शादी में नहीं रहना चाहिए. नहीं, नाउ शी इज़ नो मोर, शी हैज़ डाइड एंड डिसीजन उन्हें ही लेना था, तो अब आप नहीं डिसीजन ले सकते. वो शादीशुदा वाला जीवन, मतलब वो शादी बरकरार रहेगी. ऑल राइट, नेक्स्ट थिंग, ये सेक्शन 12 हमें क्या कह रहा है कि मैरिज विल रिमेन वैलिड एवर, हमेशा के लिए. अगर कोई भी पार्टी स्टेप नहीं लेती है या स्टेप लेने से पहले अगर किसी की डेथ हो जाती है तो शादी पर इसका कोई असर नहीं होगा. और जो भी उस शादी से उनको बच्चे हुए हैं, चिल्ड्रन दे गॉटन फ्रॉम दैट मैरिज, विल बी लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ देम. वो लेजिटिमेट बच्चा रहेगा.
बट वंस अगर एक बार वॉइडेबल मैरिज खत्म हो जाती है या किसी पार्टी ने स्टेप ले लिया कि उनको इन इन रीजंस की वजह से इस शादी में नहीं रहना है, रीजंस अब हम डिस्कस करने वाले हैं, तो अगर उनकी वो शादी उन रीजंस के बेसिस पर टूटती है, देन डियर स्टूडेंट्स रिमेंबर दैट दैट मैरिज इज डीम्ड टू हैव बीन वॉइड। वो खत्म हो चुकी है, उस वो रूप वॉइड का ले लेगी। अब वॉइड मैरिज मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया सेक्शन 11 में, मीन्स राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग दैट विल बी अ नो मैरिज from all the purpose right from the starting, and parties जो उसमें वो कभी भी हस्बैंड और वाइफ नहीं थे ये भी माना जाएगा, और जो भी उनको अगर कोई चाइल्ड हुआ है उस मैरिज में वो इलेजिटिमेट करेक्टर अपना लेगा, वो बच्चा इलेजिटिमेट करेक्टर का हो जाएगा, मीन्स एक इलेजिटिमेट रिलेशनशिप से वो पैदा हुआ है, वो हस्बैंड वाइफ नहीं थे कभी भी। ओके, नाउ कमिंग टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो सेक्शन 12 कहता है, व्हाट आर दोज रीजंस, ऐसे कौन से ऐसे रीजंस हैं जिनके बेसिस पर पार्टी जो है अपनी मैरिज को ख़त्म कर सकती हैं, दे मे एन्यूल देयर मैरिज और दे कैन ऑब्टेन अ डिग्री ऑफ नलिटी। those reasons are mentioned under section 12 and you have to listen those grounds very carefully. The very first ground is impotency. इम्पोर्टेंसी सेक्शन 12 क्लोज 1 का ए पार्ट है जो बताता है इम्पोर्टेंट होना। इम्पोर्टेंसी का मतलब क्या होता है, मीन्स दैट द पार्टीज आर नॉट एबल टू कंज्यूमेट, वो अपना सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर पा रहे हैं, देयर इज इनएबिलिटी, किसी भी पार्टी में इनएबिलिटी है और जो उनका सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो राइटफुली नहीं हो रहा है। सो दैट इज द वन बेसिस। हो सकता है बिल्कुल मैरिज में देर इज अ ग्राउंड कि आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए लॉफुल हो और आप कर सकते हो, और अगर आप शादी में वही नहीं कर पा रहे हो तो वो एक ग्राउंड हो सकता है पार्टी का कि मैं इस बेसिस पर अपना पार्टी से अलग होना चाह रही हूँ, मैं इस शादी को ख़त्म करना चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ। सो इम्पोर्टेंसी मीन्स प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी ही है ये कि वो कंज्यूमेशन नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज इनएबिलिटी टू परफॉर्म, or you can say they are not able to perform complete act of sexual intercourse. The respondent must be important, means जिस पार्टी के खिलाफ ये डिसीजन आएगा वो important होना चाहिए एट द टाइम कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज, मीन्स जब उनकी मैरिज परफॉर्म हो चुकी है और मैरिज के बाद वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं तो वहाँ पर वो उसका इम्पोर्टेंट होना है। ये नहीं है कि वो पहले था या नहीं था, नहीं थी, पहले की बात नहीं है, एट द टाइम ऑफ मैरिज इज इम्पॉर्टेंट वर्ड। सो हाउ एवर मेयर बैरननेस और स्टर्लिटी डजेंट अमाउंट टू इम्पोर्टेंसी, ठीक है, बैरननेस होना या स्टर्लिटी होना ये इम्पोर्टेंसी के रीजन नहीं होते हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ब्यूटीफुली सिग्निफाई किया है इन द केस दिग्विजय सिंह वर्सेस प्रताप कुमारी में, हैज गिवन लीगल मीनिंग ऑफ इम्पोर्टेंसी, और क्या मीनिंग दिया है, फिजिकल या मेंटल कंडीशन होना जिसमें कि आप सेक्सुअल इंटरकोर्स को परफॉर्म कर पाने में नाकाम हो, फिजिकली इनेबल हो या मेंटली इनेबल हो, यू आर प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो रहा है आपसे कंज्यूमेशन परफॉर्म करना। एंड इफ इम्पोर्टेंसी ऐसी है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन में हाईलाइट कर देती हूँ, अगर इम्पोर्टेंसी ऐसी है जिसको कि ऑपरेट करने के बाद ठीक करवाया जा सकता है या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट से वो ठीक हो सकती है, देन आप उस बेसिस पर फिर आप डिग्री मीन्स मैरिज को तोड़ नहीं सकते, मीन्स आपके पास एक रास्ता है, आप वो अपनाइए, ये कोई रीज़न नहीं है। सो इफ इट कैन बी क्योर्ड बाय मेडिकल ट्रीटमेंट या सर्जरी देन इट वुड नॉट अमाउंट की इम्पोर्टेंसी है, और उसके बेसिस पर फिर आप डिग्री भी नहीं ले सकते कि आप शादी तोड़ रहे हो। हाँ, अगर सर्जरी या ऑपरेशन से भी ठीक नहीं हो पा रही इम्पोर्टेंसी, देन येस यू कैन ब्रेक द मैरिज, बिकॉज ये एक फाउंडेशन है टू गेट इन टू द कंज्यूमेशन। नेक्स्ट ग्राउंड इज गिवन अंडर सेक्शन 12 क्लॉज 1 का बी पार्ट, और ये कहता है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। अगर पार्टीज कोई भी हो, स्पाउस आइदर वाइफ और हस्बैंड अनसाउंड है माइंड से, मीन्स दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड what other person is saying or they are not able to understand what they are doing, that is unsoundness of mind. I hope आपको सबको पता है unsoundness में हम क्या लेते हैं। तो ये भी एक ग्राउंड है, अगर पार्टी अनसाउंड हो चुकी है तो आप स्टिल क्या कर सकते हो, मैरिज को तोड़ सकते हो। सो हिंदू मैरिज एक्ट स्टिल डज नॉट से कि दैट अ वैलिड कंसेंट होना ज़रूरी है पार्टीज़ की, और अगर मैरिज के बाद
किसी भी पार्टी को पता चलता है कि जो अदर पार्टनर है, स्पाउस है, वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का है, तो आप उस रीजन के बेसिस पर अपनी शादी तोड़ सकते हो, शादी से अलग हो सकते हो। बट येस, ये वॉइडेबल क्यों है? क्योंकि अगर आप स्टिल हैप्पीली उसके साथ रह रहे हो और आपको कंफर्टेबल हो उस पर्सन के साथ अपनी जीवन भर बिताने के लिए, फिर आप नहीं लेना चाह रहे हो, तो दैट्स इट, वो मैरिज वैलिड रहेगी। सो मैरिज इज अ कॉन्ट्रावेंशन इन सेक्शन 5 क्लोज 2, उसमें मैंने आपको मेंशन किया था सेक्शन 5 क्लोज 2 में। If you remember, those who have not done that with me, on the top you see the link, go and watch section 5, which is very very important conditions for a valid marriage. तो उसमें था कि अगर पार्टी अनसाउंडनेस की है तो देन अदर पार्टी हैज द ऑप्शन टू ब्रेक द मैरिज और गेट सेपरेट फ्रॉम द अदर स्पाउस, और सेक्शन 12 भी इसी रीजन को वॉइडेबल करार दे रहा है। राइट, सो मेंटल कंडीशन जो है वो यहाँ पर देखिए, जो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है ये कहाँ पर है? दिस मस्ट रिलेट टू प्री मैरिज कंडीशन एंड नॉट टू पोस्ट मैरिज। ये ना हो शादी होने के बाद कुछ टाइम बाद हस्बैंड या वाइफ कोई भी अनसाउंडनेस का हो और तब आप शादी तोड़ रहे हो, तब तो आपके पास जो रास्ता होगा वो डिवोर्स का होगा। बट शादी के ही बाद आपको पता लगा है कि जो भी अदर पार्टनर था वो मेंटली स्ट्रांग नहीं था, अनसाउंड माइंड का था, तो आप तब इस बेसिस पर ले सकते हो। सो क्रूशियल टाइम इज एट द टाइम ऑफ द मैरिज, इट्स नॉट आफ्टर द मैरिज। आफ्टर द मैरिज में आप ये नहीं कर सकते कि अब आप शादी तोड़ना चाह रहे हो, आपके पास रास्ता है डिवोर्स लेने का। आपकी शादी तो वो बरकरार रही थी और अब आप शादी से डिवोर्सी के स्टेटस पे आ जाओगे। Alright, so these were the two conditions that I discussed with you in this part 1 of section 12. In next part, or you can say next session, we will continue with these grounds, और उसमें हम next 3, I think 3 to 4 grounds हैं उनको remaining discuss करेंगे. For that you have to stay tuned, keep watching, don't forget to subscribe, and yes, maintain your learning, maintain your notes. If you have any queries, you can get to us through these ways. Follow us on Telegram, Instagram for more updates. Have a nice day. Thank you.